नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल का महा एपिसोड। कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो अहम चीजें हैं जिनकी जरूरत सबको होती है और इसी से तरक्की तय हो सकती है प्रदेश की, देश की। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज हमारे देश में जहां बहुत सारी चीजें परिवर्तन के दौर में गुजर रही हैं, वहीं अलग अलग प्रदेशों की अगर हम बात करें या पूरे देश की ओवरऑल बात करें तो कहां पर स्थिति सबसे खराब है। शिक्षा का हाल सरकारी स्कूलों में बताने की जरूरत नहीं, और स्वास्थ्य का मसला सरकारी अस्पतालों में, सीएचसी हो, पीएचसी हो या तमाम बड़े सरकारी अस्पताल, हर जगह किस तरीके की अव्यवस्था है, ये सभी वाकिफ हैं इन तमाम दिक्कतों से। हल्ला बोल की टीम लगातार पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में पहुंची और वहां से तमाम रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और प्रतिदिन हमारे हल्ला बोल के कार्यक्रम में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहे और अपने अपने इलाकों की असल में जो दिक्कत है, जो वहां की व्यथा है, वहां की असल हकीकत है, वो हमारे साथ साझा करते रहे। पुरानी सरकारों का दोष क्या, मौजूदा सरकार की स्थिति क्या, ये तमाम मसले हैं चर्चा का विषय। लेकिन सवाल इस बात का कि इतना बजट खर्च हो जाने के बाद भी आखिर क्यों एक आम आदमी अगर सरकारी अस्पताल में पहुंचता है इस भरोसे के साथ कि वहां मुफ्त दवा मिले न मिले, बेहतर इलाज मिल जाएगा, वो भी नहीं होता। तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो स्थिति है उन भवनों की जिसमें अस्पताल चलते हैं वो खुद बेहद जानलेवा है। और तमाम जगहों पर करोड़ों के भवन बने तो हैं, लेकिन कहते हैं कि दरअसल भवनों से इलाज नहीं हो सकता, मशीनें इलाज नहीं करती, मशीन जरिया हो सकती हैं, भवन जरिया हो सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर खामी कहां रह गई है। हल्ला बोल के महा एपिसोड में तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इतनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है स्वास्थ्य महकमा और तमाम अस्पताल। खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग। बड़े डॉक्टर तो इसमें है ही नहीं, 2 साल से 4th क्लास से ही काम चला रहे हैं। तो हल्ला बोल में चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए तमाम जगहों पर जहां हमारे सहयोगियों ने पड़ताल की, रिपोर्ट तैयार की, उनका ब्यौरा हम आपके सामने रखते हैं। मेवात से हम शुरुआत करते हैं। देखिए वहां पर हाल क्या है, किस तरीके की स्थिति है। मेवात के शिकरावा की पीएचसी बेहद बदहाली के दौर से गुजरती हुई। शिकरावा का पीएचसी खुद बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है। मरीजों को समय पर यहां पर इलाज नहीं मिलता, दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल में ना तो पानी है ना डॉक्टर है, और डॉक्टरों की कमी की अगर बात करें तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया है कि 18,000 डॉक्टरों की कमी है। जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी, ये सवाल है। अस्पताल में कभी साफ सफाई नहीं दिखाई देती, ये हाल है मेवात का। मेवात के बाद हम यहां पर रुख करते हैं तिगांव का। तिगांव के कुराली गांव की सीएचसी बेहद बदहाली के दौर से गुजर रही है। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के रवैये से भी लोग परेशान हैं, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता है। दर्जनों गांव इसके अंदर आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में 30 वार्ड हैं, लेकिन यहां पर बेड तक नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए यहां पर डॉक्टर नहीं है, प्रसूताएं परेशान होती हैं। पिछले 1 साल में कहीं यहां पर कोई डिलीवरी की खबर नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं हुई क्योंकि यहां पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद हम रुख करते हैं धनाना का। धनाना गांव का सीएचसी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। भवानी खेड़ा के धनाना गांव का सीएचसी बेहद बदहाल है। बड़ेसरा और प्रेमनगर का पीएचसी भी कुछ इसी हालत में है। मरीजों को यहां पर भी दवाएं नहीं मिलती। सुविधाओं के अभाव में पीएचसी और सीएचसी सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं, ये एक हकीकत है। पलवल के बांसवा गांव का रुख करें तो बांसवा का पीएचसी भी बदहाल है। 5 सालों से जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र यहां पर है, लेकिन असल में अभी तक इसके लिए किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। उप स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी की भरमार है। केंद्र में आवारा पशु घूमते हैं और तबेला बन चुका है उप स्वास्थ्य केंद्र। बिल्डिंग में जो दरवाजे और खिड़कियां लगी थी वो भी लोग उड़ा कर ले गए। ये भी एक सामाजिक समस्या है, लेकिन उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इसके बाद हम कालावली की बात करें। कालावली क्षेत्र के पीएचसी बदहाल हैं, बीमार है मरीज, बदहाल पीएचसी खस्ताहाल। दादू गांव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, अभी तक यहां पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, कबूतर खाने में तब्दील हो चुका है। होडल का रुख करें तो होडल का उप स्वास्थ्य केंद्र भी बदहाली के दौर में गुजर रहा है। झाड़ियों से अटा पड़ा है, भरा पड़ा हुआ यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर गंदगी है, परेशानी का सबब बन चुका है और ग्रामीण इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है कि यहां जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। मजबूरी में अगर कोई आता भी है तो फिर खाली हाथ लौटता है। कनीना की बात करें तो कनीना का पीएचसी भी बदहाल है।
36 गांव के लिए यहां पर एक पीएचसी है, मात्र एक पीएचसी और 36 गांव की जिम्मेदारी। जर्जर इमारत में यहां पर इलाज कैसे हो सकता है, आप सोचिए, तस्वीर आप देखिए खुद, भवन कब गिर जाए इसका भरोसा नहीं, और कहीं डॉक्टर अगर यहां पर आकर इलाज करना शुरू कर दे तो उसकी, स्टाफ की और मरीजों सबकी जिंदगी खतरे में रहेगी। यहां पर भी इसी तरीके की बदहाली है। पुंडरी की बात करें तो यहां पर भी ना तो डॉक्टर है, ना दवा है, और ना ही यहां पर किसी का इलाज होता है। लेट लतीफी सबसे बड़ी समस्या यहां पर भी है, लेकिन डॉक्टरों का अपना भी तर्क है, उनका अपना भी रोना है। और आखिरी में रेवाड़ी की बात करें तो मरीजों को यहां पर इलाज नहीं मिल रही। एक्सरे मशीन तो है लेकिन उसमें फिल्म नहीं लगी है, और अस्पताल के चारों ओर गंदगी। और सबसे खास बात यहां पर एक और निकली कि दरअसल यहां पर शवगृह के लिए एसी लगाई गई थी। एसी किसी अधिकारी के घर पर उनको तरावट दे रही है। खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। बड़े डॉक्टर तो इसमें है ही नहीं 2 साल से, 4th क्लास से ही काम चला रहे हैं। जरा सोचकर देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें खामियां ही खामियां हैं, लेकिन खामियों के लिए जिम्मेदार कौन है? मौजूदा सरकार की कितनी जिम्मेदारी, या फिर उसके पहले की सरकारों की कितनी जिम्मेदारी, और किसने कितना बजट खर्च के कितना दावा किया कि हमने व्यवस्था सुधारी, तो आखिर व्यवस्था क्यों नहीं मिलती? डॉक्टर 18,000 की संख्या में कम है, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, और उसकी वजह से तमाम जगहों पर जो डॉक्टर हैं भी, वो भी या तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के मूड में है, या फिर उनके ऊपर इतना बर्डन है कि वो एक जगह पर एक समय तो मौजूद रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो जरूरत है वो एक समय में ही कई जगहों पर है। ये उनकी समस्या, और कई जगहों पर डॉक्टरों की भी गलती दिखाई दी, लापरवाही दिखाई दी, और प्राइवेट जगहों पर उनका रुझान ज्यादा दिखा। स्टाफ की कमी है, ये भी समस्या, संसाधन की कमी है। बिल्डिंगें कहीं पर करोड़ों से बंद तो गई, लेकिन बिल्डिंगों से इलाज नहीं होता, वहां पर और कोई व्यवस्था नहीं, और कई जगहों पर बिल्डिंग ऐसी कि दूर से देखकर लगता है कि मानो कोई भूतखाना हो, कोई खंडहर हो। हम तमाम दर्शकों से यहां पर लगातार चर्चा करते रहे और उनसे हम फीडबैक लेते रहे। उन्होंने बताया कि वाकई बेहद स्थिति खराब हो गई है। अल्लाह बोल के हम शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की, और मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त सतवीर डागर साहब, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। पंकज वत्स जी जो कि पूर्व सीएमओ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ अशोक चौहान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है अशोक चौहान जी आपका। और मेरे साथ अरविंद भारद्वाज, नेता इनेलो के, बहुत स्वागत है अरविंद भारद्वाज आपका। सबसे पहले पंकज वत्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक अधिकारी के तौर पर तमाम चीजों को देख चुके हैं, और आपका जो अनुभव है बहुत जरूरी है यहां पर साझा करना। आज जो स्थिति है सीएचसी की, पीएचसी की, या तमाम सरकारी अस्पतालों की हरियाणा में, स्वास्थ्य के मामले में जहां तमाम दिक्कतें, वहां सबसे ज्यादा हम कहें बदहाली दिखाई देती है। क्यों ऐसा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बधाई दूंगा कि जो चीज आज से 2 वर्ष पहले तत्कालीन पिछली सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग में मिशन डायरेक्टर NRHM थे, जो अच्छी पोस्ट पे, अभी भी पोस्ट पे हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम चलाया था, और उस समय भी उसको हल्ला बोल का एक नारा दिया गया था। वो स्थिति सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलों तक सीमित रह गई, और आज आप उस चीज को स्पष्ट जनता के सामने लेके आए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। और जो आप दिखा रहे हैं, स्थिति इससे ज्यादा गंभीर है, और ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसको जानते नहीं है। उस हल्ला बोल के दौरान लगभग जब उस पे जाते थे, डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, तो उसके सारे अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, आधे से ज्यादा सब सेंटर्स पर चंडीगढ़ से 25, 30, 40, 50 लोगों की टीम जाती थी, पूरा इवेल्युएट करती थी, वहां के लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन सिर्फ हल्ला ही रह जाता था, क्योंकि जो समस्याएं सामने आती थी उनका निराकरण नहीं हो पाता था। तो केवल उस चीज पर लिपापोती हो पाई, समस्या वहीं की वहीं है जो पिछली सरकार में थी। लेकिन हम यहां पर हल्ला बोल रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसका असर भी होगा। लेकिन डॉक्टर वत्स, ये मैं जानना चाहूंगा कि दरअसल जो स्थिति है, आखिर क्यों ऐसा, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना बजट इसमें लंबे समय से खर्च होता रहा, आखिर अधिकारी सब जानते हैं, सरकार सब जानती है, जागरूकता अभियान चलाया गया, हल्ला बोल कैंपेन चलाया गया, लेकिन स्थिति जस की तस, इसमें वजह है क्या? क्यों आखिर ये खामी है? देखिए, वजह खामी ये है, मतलब क्योंकि ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, लगभग पिछले 15, 20, 25, 30, 40 साल से जो गलत नीतियां और जो गलत तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, उसके कारण ये स्थिति आज इस स्थिति में आ चुकी है। ठीक है। और अब ये स्थिति है कि इसको सुधारा भी नहीं जा सकता। कुल एक तो ये है कि भी इसमें स्टाफ
हर लेवल पे, डॉक्टर नहीं, हर लेवल पे स्टाफ बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, और जो स्टाफ उपलब्ध है वो ट्रेंड नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अभी पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीति आई थी जब ये आशा वर्कर्स लेके आए थे और ये आंगनवाड़ीज और जो ANMs का था, अब हालत ये हो गई है कि वहां पर अधिकारी मिलते नहीं है, व्यवस्था वहां पर उपलब्ध नहीं है, और वो 1000 की पॉपुलेशन पे जो आशा और आंगनवाड़ी बैठी है, उनकी मजबूरी है कि उनके घर में जाके वो लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए या ये चाहिए, तो वो उनको लेके आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना पड़ता है। और आज क्योंकि उनका पैर प्राइवेट सेक्टर की तरफ खुल चुका है, तो इसलिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है और वो केवल प्राइवेट सेक्टर और गांव के बीच की कड़ी बनकर रह गई है। ठीक है, सतवीर डागर साहब, आपने सुना कि दरअसल पिछले लगभग कई सालों में, सिर्फ आपके ही 10 साल ने, उसके पहले के भी कुछ साल उसको भी जुड़ा है, कि वहां से स्थिति खराब होती चली गई। मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप इतने लंबे समय तक रहे, इस बदहाली को क्यों नहीं सुधारा? और क्यों आखिर स्वास्थ्य का जो मसला सबसे अहम होता है चुनावी मुद्दे के तौर पर भी, और आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, इस पर क्यों आखिर सक्रियता नहीं दिखाई दी और उसका असर नहीं दिखा? ये बदहाली हमें देखनी पड़ रही है। देखिए अतुल जी, ठीक है, डॉक्टर साहब का अपना तजुर्बा है, हो सकता है कोई खामी कहीं पे रही हो, कभी भी पूर्ण कोई बात नहीं होती। कांग्रेस ने प्रयास किया, उसी प्रयास का नतीजा है। डॉक्टर साहब फरीदाबाद में भी रह के हैं, इनके बराबर में एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी हमारे कांग्रेस लेके आई है। मेवात में भी एक वहाँ पे कॉलेज लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, और ये कल्पना चावला वाला भी, अगर हमारी पार्टी ने प्रयास किया है लोगों को बेहतर सुविधा देने की, जो 10 साल में प्रयास हुए हैं वो सबके सामने हैं। मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन हुआ है, डॉक्टर्स की भी भर्ती हुई है, और बहुत सारी प्रक्रिया पीछे चुनाव के दौरान रुकी है, और जो चल रही थी बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए डॉक्टर्स की भर्ती करती और लोगों को सुविधाएं देते। लेकिन डागर साहब, सवाल जो है वो बड़ा लाजमी सा है यहाँ पर, कि आपने कहा कि आपने प्रयास किया, हमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे अस्पताल आप लेकर आए, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जो तमाम CSC PSCs की अगर हम बात कर लें, जिससे लोग जो ग्रामीण इलाके के हैं उनसे जुड़ा हुआ वो मसला है और वहां पर उनकी उम्मीद होती है कि जाएंगे तो इलाज मिलेगा, उनमें सुधार क्यों नहीं हुआ? आप डॉक्टरों की भर्ती की बात करते हैं, आज अचानक से 18,000 डॉक्टर कम कैसे हो गए? क्या इसके लिए आप लोगों ने कोशिश की थी तो फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ? कहां पर आपकी कोशिश में आपको खुद झटका लगा या विफलता हाथ लगी? नहीं, प्रयास हुए, निश्चित तौर पे प्रयास हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। मेवात जो एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र हरियाणा का है, अलग से सुविधाएं डॉक्टर को वहां पे दी गई हैं, अलग से भत्ते भी उनको दिए वहां पे, और ये भी एक प्रयास रहा सरकार का कि एक पिछड़ा जो क्षेत्र है उसमें सुविधा सरकार को पेश है, उनको मरीजों को दी जाए। चलिए, आपका प्रयास लेकिन नाकाफी रहा, ये आप खुद भी समझ रहे हैं। डॉक्टर वत्स कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक भत्ते देने की बात है, ये भी एक बहुत बड़ी विफलता पिछली सरकारों की रही है। ब्यूरोक्रेसी ने इसमें रोल नेगेटिव अदा किए हैं। केंद्र सरकार में जो भत्ते, जो सुविधाएं, जो तनख्वाहें, जो ग्रेड्स दिए गए, वो कभी भी हरियाणा में दिए नहीं गए, और उसमें किसी न किसी तरीके से उसको काट दिया गया। मैं आपको बताता हूं कि मेरे ध्यान में है कि 1987 में जो IAS ऑफिसर बना और उस समय जो मेडिकल ऑफिसर थे, उस समय के मेडिकल ऑफिसर आज अधिक से अधिक, उसमें से कुछ सीनियर मेडिकल ऑफिसर बने हुए हैं, लेकिन उस समय का जो ट्रेनी SDM था हमारे साथ, वो फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भी रह चुका है। ठीक है, उनको जो पर्क्स मिल रहे हैं वो सारी की सारी चीजें नहीं है, हर बार कटौती कर दी जाती है। अगर दिल्ली में एक डॉक्टर, दिल्ली का एक डॉक्टर हरियाणा की CGHS में अगर गुड़गांव में है, तो उसकी और गुड़गांव में जो कार्यरत हरियाणा का डॉक्टर है, उसमें 50,000 रुपए की तनख्वाह का पर महीने का फर्क। यानी सुविधाओं की कमी भी मोहभंग का एक सबसे बड़ा यहां पर हम कारण मान सकते हैं, और उसकी वजह से ही मोहभंग हुआ है। चाहे स्टाफ की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, अलग समस्याएं हैं, इनको लेकर भी हम आगे सवाल करेंगे। मैं यहां पर चाहूंगा अरविंद भारद्वाज, आपसे जानना कि सरकारें कोई भी प्रयास सबके, लेकिन कहीं पर सफलता नहीं है। जिस तस्वीर पर हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर पंकज ने कहा है कि दरअसल स्थिति इससे भी खराब है, और वाकई हमने देखा कि तमाम जगहों पर इतनी बुरी स्थिति है कि वो तस्वीर दिखाने के लायक नहीं है। वहां पर इलाज किसी का क्या होगा? आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों आखिर इतनी घोर समस्या से महकमा जूझ रहा है, अस्पताल जूझ रहा है? अतुल जी, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो स्थिति बहुत बदतर है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि सिर्फ उनके अपने जिलों में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इसी तरह की हालत खराब है स्वास्थ्य सेवाओं की।
परंतु मैं शुभकामनाएं दूंगा, मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा आपके चैनल को कि जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को उठाया। और यही नहीं, पहले भी कई इस तरह के, चाहे वो रेन बसेरों की बात हो, बिजली की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हो, या आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, आपका चैनल जिस तरह से संवेदनशील मुद्दों को उठा रहा है, ये एक बधाई के पात्र है। तो परंतु अतुल जी, आज हरियाणा में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की कमी है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी कमी है, उनके अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी कमी है, स्टाफ नर्सेज की कमी है। अगर इस बात को समझे तो एक छोटा सा आंकड़ा भी मैं आपको सामने रखूंगा कि हरियाणा में जो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स हैं, 2000 और 2001 की बात करें तो 3072 थे। उसके बाद 2005 में 3176, मतलब इस 5 साल में 104 नए सेंटर्स बने। उसके बाद 2005 से 2010 की बात करें तो 65 नए बने, मतलब 3241 हुए। अगर देखा जाए पर ईयर की जो रेशियो है तो 21 नए हेल्थ सेंटर्स, चाहे उसमें हॉस्पिटल हो या प्राथमिक सेवा केंद्र हो, पर ईयर वो बने जब तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। उसके बाद जब सरकार कांग्रेस की आई तो 65 बने 5 साल में, मतलब 5 से 6 पर ईयर के हिसाब से बनाए गए। तो ये सोचने वाली बात है कि 10 सालों में सिर्फ ये इतना ही बना सके। दूसरी बात, जो बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात है, वो हरियाणा में 10,878 थी जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार गई थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार जब गई, ये 2013-14 का आंकड़ा है, वो 10,000 रह गई बेड्स अवेलेबिलिटी। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। तो इन सब चीजों से समझने की जरूरत है कि नए हॉस्पिटल्स अगर बनाए गए तो बेड्स की अवेलेबिलिटी कम हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसे इस मामले को बहुत संवेदनशील होकर लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं। सिर्फ चाहे मेवात के हॉस्पिटल्स का उदाहरण डागर साहब दे रहे हैं या फरीदाबाद का, तो सिर्फ हॉस्पिटल्स खोलने की बात नहीं है, और भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स बंद हुए होंगे या उनकी बेड्स की जो अवेलेबिलिटी वो कम हुई होगी। डॉक्टर्स बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हॉस्पिटल, एक छोटी सी बात हो, अगर सिर्फ फरीदाबाद का एग्जांपल लेकर बात करें तो फरीदाबाद में जो सरकारी अस्पताल है बादशाह खान के नाम से, उसमें जो डॉक्टर जो अप्रूव्ड संख्या है वो 55 है, जबकि 20 वर्किंग है। स्टाफ नर्सेज की बात करें तो 90 अप्रूव्ड है सीट, जिनमें 34 हैं। लैब टेक्नीशियन 12 अप्रूव्ड है, जिनमें 4 हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.25 साल हो गए। जब ये सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था ये सब समस्याएं हमें पिछली सरकार की ओर से मिली है, हम इन सबको दूर करेंगे। परंतु विरासत की अगर ये समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं तो आज 1.25 साल हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए ये जो समस्याएं थी ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इनमें टाइम लगेगा, परंतु एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इन सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनमें कमी की, वो है कि व्यवस्था की लचरता। क्या हमारे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और उनमें जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, क्या वो मरीजों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं? क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास जिनमें गर्भवती महिलाएं अस्पताल के दरवाजे पर डिलीवरी करने को मजबूर होती है, और कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मरीज बेड पर तड़प तड़प कर जान दे देता, परंतु डॉक्टर को के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बिल्कुल, तो सिर्फ सैलरी और इनकी बात नहीं है, लेकिन व्यवस्था की ऐसी कमी है, कम से कम सरकार व्यवस्था की कमी को तो दूर कर सकती थी। सवाल ठीक है, मैं इसके लिए लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दरअसल जब डॉक्टरों की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि धरती के भगवान गैर जिम्मेदार हो गए, लेकिन मैं दोनों पक्ष यहां पर रखूंगा कि कई जगहों पर मैंने खुद महसूस किया अपनी टीम के जरिए इस रिपोर्ट को दिखाने के साथ साथ कि इतना बर्डन उनके ऊपर है कि वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के मोड में है। और ये जो आपने मसला उठाया कि संवेदनशीलता, ये सरकारों के आने से, उनके कहने से नहीं आएगी, ये तो नैतिकता की बात है और इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग इसकी अगर हो, उनकी जवाबदेही हो, तो शायद उसका दबाव होगा, नतीजा निकलेगा। लेकिन आपने भी अहम मसले यहां पर उठाए। डागर साहब, कुछ जवाब आप देना चाहते थे? देखिए, जो अरविंद जी बात कर रहे हैं वो बात हॉस्पिटल की नहीं है, हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन हुआ है। जस्ट डबल स्ट्रेंथ तो फरीदाबाद में हुई है जहां से अरविंद जी रहते हैं। सर, एक दो जगह का उदाहरण नहीं, मैं सूबे की बात कर, वो हॉस्पिटल की बात नहीं, मेवात मेडिकल कॉलेज की बात है। फरीदाबाद में भी मेडिकल कॉलेज लेके आए। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सुधारती तो क्यों लेके आती उनको? लेकिन उनका जो आंकड़ा था उसका भी जवाब आप दीजिए। उनके दौर में उन्होंने आंकड़ा रखा, सरकारी आंकड़ा था, वो लोग उस समय में 10-10 बना रहे थे, आप जो है 5-5 बना रहे थे, तो आप एक बड़ा बनाकर सिर्फ उसी पर तो भुनाएंगे। बात एक की नहीं है, हर जगह हुआ है। हाँ। हर जगह स्ट्रेंथ बढ़ी है। पता नहीं अरविंद जी कौन से आंकड़े लेके आए? सरकारी आंकड़े हैं साहब, सरकारी आंकड़े। हर जगह स्ट्रेंथ, अरविंद जी हर जगह स्ट्रेंथ बढ़ी है।
सब जगह बढ़ा है। बेड्स की अवेलेबिलिटी कम हुई है। सर ये मैं कह सकता हूं दावे से कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, क्योंकि दरअसल हमारी जो रिपोर्ट है और यहां पर मौजूद सभी लोग ये मानेंगे और आप भी जरूर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ी है इन 10 सालों में। जनसंख्या बढ़ी है लेकिन उसकी तुलना में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। ठीक है अतुल जी, बेड बढ़ते रहे, पीएससी सीएससी बढ़ती रही, स्टाफ कम होता रहा, तो ये गैप इतना ज्यादा गंभीर, बिल्डिंगों से इलाज नहीं होता है सर, इतना गंभीर हो चुका है। उसके लिए वहां पर डॉक्टर और स्टाफ होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस की बात आप कर रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ कहाँ का आ रहा है? वही एससीएमएस के डॉक्टर्स को वहां से उठा के वहां डाल दिया गया। तो यानी अब क्या हुआ, पीएससी नई रिक्रूटमेंट नहीं, जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज स्पेशलिस्ट डेपुटेशन में भेज दिया, पीएससी के सीएससी के अस्पताल में भेज दिया, ये वही खाली पड़ी बिल्कुल ये वही दिक्कतें हैं, यानी डॉक्टर यहां से उठाकर वहां भेज दिए गए तो फिर एक जगह पर कहीं ना कहीं तो जरूर खाली होगा। मैं यहां पर चाहूंगा अशोक चौहान साहब, आप बताएं एक पत्रकार के नजरिए से और आपका अनुभव, आपने तमाम जगहों पर रिपोर्ट देखी होंगी और खुद महसूस किया होगा, खुद रिपोर्ट तैयार की होंगी, इसमें हम सरकारों को दोषी तो ठहरा रहे हैं क्योंकि असल में उन्हीं की जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य का मसला, बड़ा बजट इस पर खर्च होता है, पिछले कई सालों में क्या वाकई उतनी गंभीरता के साथ, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, उन लोगों ने इस पर उतना ही ध्यान दिया? कहां पर चूक, कहां पर खामी? अतुल जी, पब्लिक चाहती है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, टाइम पे मिले, सही मिले। हर कोई सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो भी चाहेगी कि अपना जो लोगों को, आम आदमी को जो है अपना जो है अच्छी फैसिलिटी मिले स्वास्थ्य से संबंधित। कोशिश करते हैं पर वो नाकाम हो जाती है। ठीक है, अभी अरविंद जी ने भी बोला, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे हैं, उन्होंने भी बताया, सही है। प्रॉब्लम कहाँ रही है कि गवर्नमेंट चाहती है, फिलहाल जो हमारी जनता अपना जो है भाजपा गवर्नमेंट है, हमारे खट्टर जी हैं सीएम साहब ने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, खोलेंगे। बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल्स अपग्रेड होंगे, बहुत अच्छा है, होगा। पर आप ये बताइएगा होगा अब कैसे, जब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनमें न तो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हैं तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो नर्सिस नहीं है, नर्सिस है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो दवाई नहीं है। उसके बाद में कुछ काम करने वाले हैं, कुछ पीएनडीटी एक्ट में गर्भपात करा रही हैं, जो वहाँ पे जो काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले गुड़गांव से खबर निकल कर, गुड़गांव में अभी हुआ है, कृष्णा थी, वो भोंसी में कार्यरत थी, अपना जो मिडवाइफ टाइप थी, वो उठा के भटनागर हॉस्पिटल में अपना करा रही है। अब आप बताइएगा कैसे काम चलेगा? यानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर है। आप तावड़ू में जाके देखिएगा, मेवात का आपने दिखाया, ये आपने तो बहुत कम दिखा है सर। इससे बुरा हमने अभी ये चंद चीजें दिखाई सर, 3 हफ्ते में हमने बहुत सारी जगहों पर दिखाया था। ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आदमी बैठता हुआ भी डरता है, दरवाजे नहीं है, दरवाजे गायब है। और उसके बाद में जो है, अच्छा जब इस तरह का माहौल होता है तो जो वहाँ काम करने वाले होते हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, सुबह 9 बजे 10 बजे आने से वो 12 बजे आते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। एक आदमी 15 साल इसके लिए जो ये सिस्टम इतना खराब हो गया, इसके लिए वाकई ये हम कह सकते हैं कि पुरानी सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया और वही स्थिति अभी की सरकार के दौर में भी दिखाई दे रहा है। नहीं सर, ऐसा है, यानी कोई भी, एक मिनट सर, कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बंदों को या उसके रहने वालों को या उसके जो इलाके के आदमी है उनको जो है उसके प्रदेशवासियों को यानी स्वास्थ्य सेवा ना मिले। कोशिश हर कोई करती है, पर वो ये इच्छा शक्ति का अभाव है। जितना पैसा लगाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैसे खर्च हुए हैं, पैसे बिल्कुल खर्च हुए हैं। यानी गुड़गांव हॉस्पिटल को मैं लेता हूँ, जब कांग्रेस सरकार में जो है उसका रेनोवेशन काम हुआ था, उसमें कई करोड़ लगाया था, शायद 17-18 समथिंग हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि नीचे अपना सीलिंग लगा दी, ऊपर से पानी चू रहा है, वो सीलिंग गिर रही है, डॉक्टर भी उसके चपेट मारे, मरीज भी उसके चपेट मारे। ये हाल गुड़गांव का है। ये सोचिए। अच्छा, मशीनें आ गई है, मशीन ऑपरेट करने वाले ने, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और क्या नाम तुम्हारा जो ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो नहीं है, मशीन है, ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, एमआरआई करने पूरा सिस्टम ही नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। कहीं बिल्डिंग है तो वहां पर और कुछ नहीं है, कहीं और कुछ है तो वहां बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, प्राइवेट का निजी उसका सहारा लेना पड़ता है, उन डॉक्टर्स को लाना। ठीक है, वो महंगा पड़ रहा है, गवर्नमेंट पर बर्डन पड़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, चौहान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। पूरे हरियाणा में किसी पीएससी सीएससी में, किसी अस्पताल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर महीने 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर वो काम कर रहा है। ठीक है, और अब जो नया कानून आ गया है
उसके कानून के तहत तो ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए टेस्ट पास करना जी हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए भी अलग से एग्जाम उनको तो पास करना 1 पड़ेगा। जनवरी 2017 को क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था कहीं कानून बन गया, लेकिन व्यवस्था सुधरेगी कैसे नहीं, इस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है, हमारे साथ रमन। एक बात मैं आपका ध्यान और दिलाना पड़ूंगा कि आप कह रहे हैं कि बजट खर्च हुआ। देखिए, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सिवाय लोगों को तनख्वाह देने के सिवाय उसके पास कोई पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। वो एक केरोसिन की गोली नहीं खरीद सकता, पावर से नहीं। केरोसिन की गोली वो सिर्फ ये बता सकता है कितनी खरीदी जानी है, लंबी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। इतना ऊपर सारा सिस्टम एनआरएचएम बना दिया, कहीं एनएससी बना दिया, कहीं पे एड्स में उधर आईएएस को लगा दिया, उधर उसको कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्डिंग बनाने की बात आप कर रहे हैं, अस्पताल अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि डॉक्टर अगर अस्पताल में नहीं रहेगा तो इलाज कैसे करेगा, इलाज कैसे होगा? ये मैंने पहले ही कहा कि बिल्डिंग इलाज नहीं कर सकती है। एफसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, उसके रहने की व्यवस्था पहले होती है, पोस्टिंग बाद में होती है। बिल्कुल, किसी पीएससी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर उसका असर होगा। में रहने के लिए डॉक्टरों के लायक नहीं व्यवस्था है ये। बिल्कुल, मैं आपको एक स्थान बता रहा हूँ, सीएससी गोपी, वहां पे डॉक्टर को बोतल लैट्रिन लेने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। ये आज भी है, ये स्थिति है। जहां शौचालय बनाने के लिए योजना चल रही है, वहां पर डॉक्टरों के लिए भी व्यवस्था ना हो तो फिर सोचिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे सामने है। रमन मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है सर मलिक साहब आपका। मैं आपसे कुछ सवाल लूं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि अनिल विज साहब से हमारे सहयोगी ने बात की और हल्ला बोल की रिपोर्ट भी उनको सौंपी गई है। बेहद संजीदा, ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं, और सख्ती के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, और कई दर्शकों ने सवाल किया कि सख्ती का असर अभी तक दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब से वो आए हैं लगातार सक्रियता उनकी दिखाई देती है, लेकिन अभी भी उस तेजी से काम नहीं हो रहा जिसकी आज के दौर में जरूरत है। जरा हम देखते हैं कि क्या कहना है विज साहब का। रिपोर्ट उनको सौंपी गई है हल्ला बोल की। प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा हमेशा जन सरोकार के मुद्दे उठाता है। इस बार हमने अपने कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए सीएचसी और पीएचसी की हालात को समझने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग जिलों में जाकर सीएचसी और पीएचसी के हालात को जाना। उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्ट जो है हम हल्ला बोल के जरिए कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे। विज साहब, ये रिपोर्ट हमने तैयार किया जिसमें कई हालात सामने आए हैं, जिसको लेकर काफी दिक्कतें तीमारदार और मरीजों को आती हैं। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए जो है आप पढ़ेंगे और इस पर एक्शन होगा। जो भी दिक्कतें या तीमारदार मरीजों को आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या कहना चाहेंगे विज साहब आप? ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और ये जनता का जो सरकार आप उठाते हैं, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। हम अपने स्तर पर भी रिपोर्ट्स गैदर करते हैं, लेकिन आपके स्तर पर जो रिपोर्टें आती हैं उससे हमें तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिलता है और अपनी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलता है। इसको हम पढ़ेंगे, मैं डिपार्टमेंट को दूंगा, और जो जो आपने इसमें दिखाया, दर्शाया, जो लोगों की तकलीफें हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने भी कई बार माना है कि डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, अपने स्तर पर भी आपने काफी कोशिशें की हैं। ये सीएचसी और पीएस की जो हालात हैं उनको सुधारने को लेकर क्या कुछ कदम जो है आने वाले समय में उठाए जाएंगे? देखिए, डॉक्टरों की कमी को हम पूरा कर रहे हैं, और अभी हमने पीछे जो डॉक्टरों की भर्ती की थी उसमें से 139 डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो हमने वेटिंग लिस्ट निकाल दी है। शीघ्र ही हम 200 डॉक्टरों की और निकालने जा रहे हैं, और उसके बाद भर्ती करेंगे। हम डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर रहे हैं, इक्विपमेंट की कमी को पूरा कर रहे हैं। 64 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट मैंने खरीदने के आदेश जारी किए हैं, वो सारे प्रदेश में वो हर स्तर तक भेजे जाएंगे। और सारी पीएससी, सीएससी और सारे जो अस्पताल के जो भी संस्थान हैं, सब पर डॉक्टर रहें, उसके लिए मैंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया है, ताकि डॉक्टर्स वहाँ पे रहें। और मैं अपनी सीट पे बैठ के देख भी सकता हूँ कि आज कौन सी पीएचसी में डॉक्टर नहीं हैं या खाली हैं, तो ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और सारे अस्पतालों को ऑनलाइन कनेक्ट भी हम करने जा रहे हैं। इक्विपमेंट की बात तो हो गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कहीं पानी नहीं है, सफाई नहीं है, इस तरह की दिक्कतें भी तीमारदार और मरीजों को सहनी पड़ रही है। नहीं, ये जो सारी हैं ये मुहैया कराई जानी चाहिए, इसको हम चेक करेंगे। इसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, और इसके लिए बाकायदा हर जो सिविल सर्जन है वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास उसके लिए पैसा भी होता है। अगर कहीं पर कोई ढिलाई है तो हम उसको चेक करेंगे। सबसे ज्यादा जो है दिक्कत ये आती है कि सीएचसी और पीएचसी में मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है, डॉक्टर्स नहीं हो जाते हैं समय पर, इसलिए ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। डॉक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया ना, मैंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी है, आप कोई फरलो नहीं मार सकेगा। और जो है पीएचसी और सीएचसी में, और पीएचसी और सीएचसी में वो पूरा इतने साधन नहीं होते हैं। अगर कोई सीरियस केस होता है तो उसको फिर रेफर बड़े जिला अस्पताल में किया ही जाता है।
आयुर्वेदिक चिकित्सक रखने की बात भी आपने कही है, कब तक ये काम हो पाएगा? नहीं, वो हमने आदेश जारी कर दिए। हर पीएचसी में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठेगा, एक एलोपैथी डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक डेंटल सर्जन। 3 हम पूरा कर रहे हैं, उसकी लिस्टें तैयार हो रही हैं। तो यह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जिन्होंने साफ कहा है कि हल्ला बोल में जो रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है उस पर एक्शन होगा और जल्द जो है सीएचसी और पीएचसी के हालात सुधारे जाएंगे। जी हाँ, तो हमने रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट को सराहते हुए, हमारी मुहिम को सराहते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि उनकी कोशिश लगातार जारी है और बहुत जल्द तस्वीर बदलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी बदहाल व्यवस्था क्या वाकई इतनी आसानी से उसकी स्थिति सुधारी जा सकती है? खामियां कई स्तर पर है, लेकिन फिर भी ईमानदारी पर हम शक नहीं करते स्वास्थ्य मंत्री को और लगातार वो सक्रियता दिखाते भी हैं। मैं रमन मलिक से एक सवाल लूं और बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उसके पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि प्रयास पुरानी सरकारों ने भी किया है और इन्होंने भी किया है या कर रहे हैं, ये इनका दावा है। लेकिन तस्वीर क्यों इतनी विभत्स हो गई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। बड़े डॉक्टर तो इसमें है ही नहीं, 2 साल से 4th क्लास से ही काम चला रहे हैं। खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। बड़े डॉक्टर तो इसमें है ही नहीं, 2 साल से 4th क्लास से ही काम चला रहे हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा में अपने तमाम मेहमानों के साथ फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं। रमन मलिक, आप जब आए उसके पहले डागर साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के दौर में प्रयास नहीं किया गया। विज साहब भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है उससे साफ जाहिर है कि प्रयास अभी भी नाकाफी है और इतनी बदहाली को सुधारना, इसको जल्द दुरुस्त करना इतना आसान नहीं है। अतुल जी, मेडिकल टर्म में डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी बताएंगे। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे चले जाता है तो उसे वेंटिलेटर से वापस लाते हुए डॉक्टर्स मूलतः बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बेटर हो। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज को नियतन ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, चाहे आप ये बायोमेट्रिक की बात जो विज साहब ने करी वो एक विषय है, उसके अलावा एक डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी बना के ये स्टेट स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस से हटा के एक डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसके तहत डीजीएचएस जो है वो इंटरव्यूज लेके डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करे, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है जिसके अंतर्गत ये पहला हुआ। ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा उनकी जगह 128 लोगों को और ऑफर दी गई है, वो 1 फरवरी को हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा इतना सा है कि ये काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रयास करे गए हैं उनमें फर्क नहीं आया। आपने मेवात की स्थिति बताई, मेवात में कुछ अच्छी चीजें भी हुई। मेवात में अच्छी चीजें ये हुई कि जहां एक ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरीज जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनली ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी, वहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। पब्लिक जो है वो पुराने तरीके या दाइयों के थ्रू होता था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरीज के अंदर जहां पहले 6% था, इस सरकार के बाद आने से और प्रयास करने से आज वो 40% पे फिगर पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ यानी लब्बुल हुआ आपकी बात का यह है कि दरअसल जो वेंटिलेटर पर व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार जो है उसके लिए उसके साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, 2 एग्जाम्पल देकर आपको उसकी पूरी स्थिति का एक लबोलुबाब मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल ये है कि उसी जगह में कोई 25 लोगों की भर्ती करी गई थी ऑन जिसे बोलते हैं ना कच्ची भर्ती करी गई थी, और जैसे वो पक्के हुए उन्होंने अपनी ट्रांसफर करा ली, तो जो फिगर था वो वापस वहीं पे सिंगल डिजिट में आ गया वहां अवेलेबिलिटी का। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस और हुआ और उसको फैसिलिटेट करने वाले ये एक वो भी विषय हो गया। तीसरा, रोहतक के पास एक
मेडिकल कॉलेज खोला था कांग्रेस ने। मैं ये समझ नहीं पाया, जब मैं ये पूरा स्टडी कर रहा था तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर रोहतक वहां उस जगह से, उस गांव से 30 किलोमीटर है, तो क्या वो जो मेडिकल फैसिलिटी बनाई गई थी वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल ऐसी जगह पे अगर बना दी जाती तो कम से कम रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होना चाहिए था वो होता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है और इसकी जड़ जो सारे की है कि इरैशनल बिहेवियर सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में जो फैसिलिटीज को कर रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर रहे वो है। जहां तक दवाइयों की आप बात करते हैं, 75 करोड़ रुपए का फंड जा चुका है और दवाइयां खरीदी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि जी हमारे यहाँ की स्टेट की हेल्थ फैसिलिटीज 100% ओके है, नहीं है। बिल्कुल, चलिए ईमानदार जवाब है आपका। उसको उठा रहे हैं। पिछली बारी से इस बारी में 10% के करीब की ग्रोथ दी गई है हेल्थ बजट के अंदर, जो कि कोई 225 करोड़ रुपए की है। तो पूरे तरह से अगर आप देखें तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। अब हमारे पास चूंकि वक्त कम है तो बहुत कट टू कट बात करेंगे। पंकज, और आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर करने जा रहा हूं, अगर वो काम भी करा दे तो बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल सर। पिछली सरकार में एएनएम्स की, एलएचईज की और स्टाफ की भर्ती होती थी। उस भर्ती में एक बारी में सारी मेवात की पोस्टें भर दी, जहां पोस्टें सारी की सारी भर दी जाती थी, और करीबन 3, 4, 5 महीने की, और वो होती कहां की थी? रोहतक, जींद और इस सारे एरिया कुछ एक इलाके की। और उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद उनके सभी की ट्रांसफर जो है वहां पे कर दी जाती थी बगैर पोस्ट हुए। आज भी अगर आप रोहतक, जींद और इस साइड का अगर आंकड़ा देखेंगे तो एक सब सेंटर पर 3-3, 4-4 एएनएम्स हैं, और मेवात, गुड़गांव और इस मेवात के वाले एरिया में वहां पर वो नहीं है। अगर आप ये विस साहब से कह के कम से कम इसका रैशनलाइजेशन करा देंगे तो इसमें तो काफी सारी प्रॉब्लम तो रमन जी, इस पर बहुत संक्षेप में आपका जवाब, इसके लिए आप सुनिश्चित करते हैं जो सवाल उठाया यहाँ पर, जो मसला रखा है। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर को दूंगा, स्वास्थ्य मंत्री को दूंगा, कि अगर रैशनलाइजेशन हो जाए, क्योंकि वो उन्होंने अभी भी ये काम करा है कि जो जहां पे पोजीशंस थी और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम थी, तो उन्होंने ये बहुत क्लियर कर दिया डीजीएचएस के थ्रू कि आप डेप्यूटेशन पे भेजना शुरू करिए हर एरिया से, ठीक है, ताकि वहां पे कहीं ना कहीं से डॉक्टर पहुंचे। तो अगर आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं ऐसी लोकेशन पे, जैसे अब मेवात की बात लें तो 10 डॉक्टर्स बैठे, 5 स्पेशलिस्ट, 5 जनरल, तो एटलीस्ट वो 10 डॉक्टर 1 महीना है। उनका सिर्फ कहना इतना है कि उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनके रहने की, खाने की और उनकी ये व्यवस्था, हाँ, वो सिविल सर्जन करने की जरूरत है, वो कर रहे हैं सिविल सर्जन। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और चीज बोलूंगा। मेरी आज बात डीजीएचएस में भी हुई, मंत्री जी से भी हुई। अब सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं पे भी सिविल सर्जन या सीएमओ है। अगर वो आपकी बात को सॉल्व करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर बाई चांस वो नहीं करते, मैं आज आपके यहाँ चैनल के माध्यम से एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, जिसके पास ये सुविधा हो वो इससे जरूर करे कि dhs.dghs@hry.nic.in ये जो आईडी है, इसके ऊपर आप सिर्फ ईमेल करिए, ये डीजीएचएस के पूरे डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास जाएगी और उसके ऊपर तुरंत उस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। इस चीज का जो प्रावधान है और इस चीज का आदेश माननीय हेल्थ मंत्री दे चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री दे चुके हैं, और ये आज ही बात हुई है मेरी। चलिए ठीक है सर, मैं चाहूंगा इस पे आप टिप्पणी कुछ करना चाह रहे हैं भारद्वाज साहब, बहुत संक्षेप में अपनी बात लोग रखे। रमन मलिक ने एक बात और भी कही है कि वेंटिलेटर पर जब मरीज चला जाता है तो फिर उसकी कितनी गुंजाइश होती है, उसी तरीके से व्यवस्था, ये महकमा भी वेंटिलेटर पर चला गया है तो इनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या आज के दौर में, जैसा विज साहब कह रहे थे, हमें वाकई विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि वेंटिलेटर से उठाकर लाना है तो थोड़ा समय लगेगा? अतुल जी, रेशनलाइजेशन और नई भर्तियों की जो बात है वो एक अलग पॉइंट है, परंतु जो पहले ही ऑलरेडी रिक्रूट हैं उनको लेकर जो समस्याएं हैं उनका क्या? क्योंकि उनको लेकर मैंने पहले भी यही बात कही थी, और जब मलिक साहब नहीं थे, कि जो पहले ही ऑलरेडी स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है स्टाफ में या नर्सेज हैं या और कंपाउंडर हैं या और जो भी हॉस्पिटल्स के स्टाफ है, वो संवेदनशील नहीं है मरीजों को लेकर। ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वहां मरीज जाता है और उसकी सुनवाई नहीं होती, बेड पर मरीज तड़पता रहता है, उसे कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा
एक और भी इशू है सिक्योरिटी को लेकर, जिसको लेकर पीजीआई रोहतक में हड़ताल भी हुई थी काफी दिन तक, कि वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं है, बाहर से आने वाले लोग जिस तरह की झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है। तो इन सब चीजों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? एक मिनट और, बोले बहुत आपने एक वेंटिलेटर की बात भी कही, ठीक है साहब, वेंटिलेटर पर थी सरकार, पर आप ये भी तो बताइए, पहले स्टेबल किया जाता है, उसके बाद फिर वो ठीक करके घर भेजा जाता है, परंतु स्टेबल करने में या ठीक करने में कितना वक्त और सरकार लेगी, ये भी तो आप क्लियर करके जाइए। ऐसा नहीं है ना 5 साल आप वेंटिलेटर पर ही गुजार देंगे सरकार को। लेकिन 10 साल से जो वेंटिलेटर पर थे उसको 1.5 साल जो मरीज कोमा में है उसको हमने उसकी बेसिक वेंटिलेटर से कोमा में, हाँ ठीक है, उसको हम बेसिक सेंसेस ले आए। जहां तक ये बोल रहे थे जो 2 पहले मुद्दे उठाए कि एक सुरक्षा का और दूसरा बिहेवियर का या उनके बर्ताव का, तो क्या सरकार आपका सोशल एटिकेट सरकार सिखाएगी क्या लोगों को? सरकार का काम बिल्कुल मलिक साहब, एक चीज सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित, सरकारी विभाग के अंदर सरकार से तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी, देखिए मेरे बिल्कुल सरकार डिसिप्लिन कोई गलत होती है वो वहां जाते हैं, ये सही है, रख देते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए हम भी कह सकते हैं कि जहां पर जो है अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो उनकी सख्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। रमन मलिक जी, मैं रोकूंगा, वक्त हमारे पास कम है, बहुत संक्षेप अपनी बात हम लोग रखते चले। डागर साहब बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं। डागर साहब, वेंटिलेटर पर आप लोग ले गए, जवाब इनको देना पड़ रहा है, क्यों आखिर ऐसा हो गया कि ये मसला जिसके लिए खुद कांग्रेस लगातार बार बार कहती रही कि हाँ हम बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, आप प्रदेश में भी थे, आप देश में भी थे, इतनी बदहाली आखिर नहीं लगता कि क्या वाकई सरकार की मंशा अधिकारियों की वजह से ही सही लेकिन विफल हुई और आज इसकी जवाबदेही आप लोगों की भी बनती है? देखिए अतुल जी, मलिक साहब स्वतंत्र हैं, ये तो अधिकार है इनका कुछ भी बोलने का, और जहां तक बात वेंटिलेटर की आती है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वेंटिलेटर वाली बात है। मलिक साहब, 120 डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया, 15 महीने आपकी सरकार हो गई, ये कोई एसएससी बोर्ड के तहत कहीं आप भर्ती नहीं कर रहे, आपने अलग से एक पैनल बनाया हुआ है, इतना समय क्यों लगा? विज साहब कहते हैं 18,000 डॉक्टर्स की कमी है, अभी भी जो आपने रिपोर्ट दी है, सौंपी है हल्ला बोल में, विज साहब कहते हैं हम 200 डॉक्टर्स की भर्ती और कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे जो जीरो क्यों नहीं लगा सकते आप? तो आपने क्यों नहीं लगाया? हमने की है भर्ती। एक मिनट मलिक साहब, पूरी होने से बात, मलिक साहब मैं आपके सामने है, अरे बात तो पूरी होने दें। उसके अलावा जो डॉक्टर्स की आपूर्ति की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की पूरे देश में कमी है, सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ये भी साथ में बोल रहे हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हेल्थ का पूरा जो डॉक्टर्स बनने चाहिए थे वो सारा खत्म कर दिया एजुकेशन सिस्टम। डागर साहब, मलिक साहब इतने क्यों बौखला रहा है? अभी तो मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। सर आप जो बात क्यों कर रहे हैं, इतने क्यों बौखला रहे हैं? बात ही पूरी बोलने की बात कर रहे हैं। आप सच सामने दिखा रहे हैं, रमन जी सच कड़वा होता है। डागर साहब, मैं कहता हूँ मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप बात करते हैं कि एक रोहतक में मेडिकल कॉलेज की बात, आपके यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज भी आज भी पेंडिंग पड़े हैं। आपकी सरकार तो केंद्र में है, क्यों नहीं इनको परमिशन दी जा रही? पानीपत के अंदर डागर साहब, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब अतुल जी जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरी बात, आप उन पर सवाल उठाइए, लेकिन अपना जवाब आप दीजिए। दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं इनका। जो जितनी रिक्रूटमेंट इन्होंने की है उतनी तो कम, उससे ज्यादा तो कहीं रिटायर हो चुके होंगे। ये क्या 1.5 साल में ही सब कुछ हो गया? 18,000 कमी? नहीं, मैंने 18,000, ये देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया कमी है, परंतु जो अभी जो रिक्रूटमेंट इन्होंने की है विज साहब के टाइम में, जो बीजेपी की सरकार है, उससे ज्यादा रिटायरमेंट हो चुका है। एक लाइन में इनका जवाब दे देता हूं। जो ये नए हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं, देखिए साहब, हमारा एक ही एम है कि जनता को सेवाएं अच्छी मिले, हमारा खाने पीने का एम नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज भी है, कि इन लोगों ने खाया पिया था, नए रिसोर्सेज बनाने की हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर मैं उसमें टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स जिसकी कमी है वो मैं दे नहीं सकता, तो मैं क्या बिल्डिंगें बना के इक्विपमेंट लाके वहां पटक दूं? और जो मैं जिनकी जान बचा सकता हूं वो मैं ना बचाऊं? ये घोषणा हम हर जिले में मलिक साहब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में 18,000 डॉक्टर का नया मेडिकल कॉलेज से क्या करेंगे? हम तो पैदा पानीपत में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कैथल में घोषणा मत करिए ना, वो घोषणा करिए जो पूरी हो सकती है। ये बात पैदा कर रहे हैं। मलिक साहब एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट इसका जवाब डागर साहब,
किसी भी मेडिकल कॉलेज जो बनेगा कम से कम 400-500 बेड का उसमें हॉस्पिटल अनिवार्य है। कैथल वाला हो या पानीपत वाला हो या फरीदाबाद का रूरल हो, फरीदाबाद की जनसंख्या कम नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है जी, तो आप क्यों परमिशन नहीं दे रहे आप उनको? अगर आप वाकई इतने संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त नहीं है आईसीयू से बाहर लाना चाह रहे के पास जाऊं मैं सर। हाँ, सुनते हैं छोटा सा पॉइंट, आपको एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक नॉर्म्स हैं कि आपके पास इतने लेक्चरर्स, इतने ये पूरे होने चाहिए। मैं मेडिकल कॉलेज पहले ढूंढूं या मैं ये पहले ढूंढूं कि जो मेरे पास आपने पीएससी सीसी बनाए थे या जो बाकी संस्थाएं बनाई हुई हैं, क्या मैं उसकी स्टाफिंग पहले देखूं या मेडिकल कॉलेज सिर्फ देखूं? तो मलिक साहब मेडिकल कॉलेज सरकार के नहीं, मलिक साहब आपको सिर्फ चिल्लाना आता, पूरी बात सुनिए पहले। जहां तक मेडिकल कॉलेज डेवलप करना और उनके साथ करना है, उसको नीतिगत तरीके से करा जा रहा है। ठीक है रमन जी मैं आपको रोकूंगा सर, रमन जी मैं रोक रहा हूँ आपको, मेरे पास वक्त नहीं है और भी मेहमान है सर, ठीक है। मैं अशोक डागर साहब एक मिनट अशोक चौहान साहब जो सवाल यहाँ पर अरविंद जी ने उठाया है और डागर साहब ने उठाया है, एक बात पूरी होने दें। ठीक है, अच्छा अपनी बात है बहुत संक्षेप। जिसने भी कॉलेज मेडिकल कॉलेज खोला है, जिसने भी इन्वेस्ट किया, सरकार की इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। जो आदमी सुविधाएं देगा, आप कैसे कह रहे हैं कि पैसे खाने वाली बात है? वो सुविधाएं तो डॉक्टर्स भी लेके आएगा वो। जो मलिक साहब 400-500 एक मिनट सुनने की नहीं, आप दूसरे को चिल्लाने की बात करते हैं, आप भी सुनने की क्षमता रखिए। आप ऐसे कैसे बात करेंगे? ठीक है सर, जो 400-500 वो भी करेगा सर, वो सारी सुविधा आपको देगा। डागर साहब और रमन जी, डागर साहब और बात डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, आप करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात? डागर साहब पानीपत क्यों नहीं देते, कैथल क्यों नहीं देते, फरीदाबाद क्यों नहीं देते? परमिशन दें आप। हमने प्लान करा है और हम रिसोर्सेज की रैशनलाइजेशन, देखिए रिसोर्सेज मलिक साहब वो देगा जिसने डागर साहब मेरी बात भी सुन ले सर, मेरी बात भी सुन ले, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे और भी सवाल लेने हैं। वो नीति से काम कर रहे हैं लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। रमन जी अब शांत हो जाए, रमन जी अब शांत हो जाए। डागर साहब की गुजारिश है, फरीदाबाद से अरे सर पंचकुला जाएगा 1800। ऐसे लड़ लेने से वो नहीं हो जाएगा, सवाल का जवाब भी तो ले आप लोग। चेंज कर रहे हैं और ये पहला स्टेप ठीक है सर। यहाँ पर पंकज, हाँ बहुत संक्षेप में पंकज जी ऐसे बात करेंगे तो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मरीज मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा सर। तो इसलिए अब सुनिए, अब 12,000 करोड़ रुपए एमबीबीएस की सीट पे एक साल पर खर्च होता है। 12,000 करोड़ लोग देकर एमबीबीएस की सीट लेते सर, जल्दी ये व्यवस्थाएं क्यों आई और क्या ये सारा प्राइवेट सेक्टर आ रहा है? वो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है, तो जो कांग्रेस ने जो काम किया था वही बीजेपी की सरकार हरियाणा में कर रही हो। मैं इसका जवाब अशोक चौहान साहब आपसे लेना चाहूंगा कि एक तरफ बहुत सारी बातें हो रही है, रमन मलिक भी कह रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोग कम हैं, डॉक्टर कम है, स्टाफ कम है। उस बीच में घोषणा हो रही है कि पंचकर्म केंद्र बनाएंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर हर जगह पर लगाएंगे और बाकी अन्य स्टाफ और डॉक्टरों की तैनाती। ये सिर्फ घोषणाएं ही तो हैं अभी तक जमीनी तौर पर क्या इसका रोड मैप तैयार हुआ है? क्या माने हम ये? अतुल जी, जैसा भी रमन जी बोल रहे हैं कि भाई अब वेंटिलेटर पे था, उनको वेंटिलेटर पे मिला, ऐसे ही वेंटिलेटर चलता आ रहा है। ये वेंटिलेटर से इतनी जल्दी, अभी मत बोलिएगा, वेंटिलेटर से इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? आप डॉक्टर्स को आपकी सरकार, फिलहाल आज आपकी सरकार है, उसको पूरा पैसा दीजिएगा, उसको पंजाब के समान ग्रेड दो, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के समान ग्रेड दो, उनको जो रहने सहने का वो करो। आपके सीएचसी भी और पीएचसी भी दोनों बढ़िया चलेंगे। नहीं आपके यानी गुड़गांव हॉस्पिटल आसपास के जो भी स्पेशलिस्ट थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए? नूह वाले मेडिकल कॉलेज में। अभी ध्यान कीजिएगा, उस गुड़गांव के अंदर यानी कोई फिजिशियन नहीं है, कोई जो है स्पेशलिस्ट नहीं है। अपना जो हड्डी में इसमें एक 10 महीने 20 दिन के लिए आ गए, उसके बाद में 4 महीने फिर कर दिए। टीम आएगी इंस्पेक्शन करने, उसके बाद में वहां से जो आसपास के हॉस्पिटल से उनको वहां भर देंगे। आप कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में वो है हॉस्पिटल खोल पाएंगे? रही सीएचसी यानी सीएचसी और पीएचसी में गरीब आदमी जाता है सर, कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है। गाँव के लोग मजदूर लोग जाते हैं, उनको जब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो वो कैसे जाएंगे? मजबूरी है फिर प्राइवेट जाना। सर जी एक मिनट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना लगा दिया, इतना पैसा कर दिया, सब कुछ हो गया, मानता है डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी में आता है, गुड़गांव में करके कोई बोलता है दिन में अगर इमरजेंसी में जो है क्या नाम 20 मरीज आए
20 मरीज में से 8-10 मरीज 10-15 मरीज जो है कम से कम जो है वो रेफर होंगे, रेफर टू सफदरजंग समथिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ छोटे मोटे चोट वोट इनका तो इलाज हो जाता है और दूसरी का इलाज नहीं होगा। सर अभी 1 मिनट हो। और इसके बाद में रही मशीनें सब कुछ हैं, ऐसी मशीनें आपको बताएंगे, वो उनकी सील आज तक नहीं खुली है, वो पैक्ड है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, एमआरआई जो है कराई जा रही है, दूसरे जो अदर्स जो पीपीपी करके पब्लिक को उससे करके, उसके बाद में वो लोड किसका पड़ रहा है? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट उनको दे रही है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में भी प्राइवेट डॉक्टर आ रहा है करने के लिए, उसको भी जो अलग से बर्डन। ठीक है, अच्छा वो उतने ही करता है जितना उस दिन उसका डिसाइड होता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता, एक्सरे गुड़गांव ये सारी खामियां है सर। मेरे पास वक्त नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। वो सिर्फ जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बंदे हैं उनके वजह से चल रहा है। ये वही खामियां है। मैं देखिए, मैं सभी से एक बार कह दूं यहाँ पर कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तो बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। रमन जी मैं आपके पास आऊंगा, आपका फाइनल कमेंट लेने, उसी में जवाब आप दीजिएगा। डॉक्टर पंकज वत्स से मैं एक सवाल यहाँ पर और समाधान। रमन जी मैं मेरी बात जितना भी एक लाइन का जवाब बोलिए। बहुत सर ऐसा है कि हमारी सरकार की एक बहुत स्पष्ट कोशिश है कि हर जगह पे डॉक्टर पहुंचे, चाहे वो आयुष के हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो डेंटल हो, क्योंकि बेसिक जो पढ़ाई है तीनों की वो ऑलमोस्ट सेम है। जो प्राथमिक इलाज है वो तीनों कर सकते हैं, और ऐसी नीयत को लेकर हम सारी रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं और कोशिश ये है। लेकिन रोड मैप नहीं दिखता है ना सर, रोड मैप नहीं दिखता। एक फर्स्ट एड है, बाकी काम हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा वक्त लगेगा इसमें धरातल पर दिखने में, ये उनका कहना है। ठीक है, पंकज वत्स मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका फाइनल कमेंट और सुझाव। यहां पर एक अनुभवी आप डॉक्टर हैं और साथ ही साथ आपको मालूम है कि सिस्टम कैसे सुधर सकता है। तत्काल में जो स्थिति है, जितनी बदहाली है, उसमें पहला स्टेप लेने की क्या जरूरत है जो अभी तक नहीं हुआ है? बहुत संक्षेप में सर। पहली चीज, आगे दौड़ पीछे चोट, ये नहीं होना चाहिए। जो आज की व्यवस्था है उन्हीं को ठीक करने की ईमानदारी से व्यवस्था की जानी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो डॉक्टर्स के सिर पे रखा हुआ है उसको तुरंत वहां से निकाल लेना चाहिए। उन पर प्रेशर माउंट आज क्या हो रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, कहीं पे पीएनडीटी एक्ट लेके आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, काम हो नहीं रहा है, मरीजों को सुविधाएं मिल नहीं रही है, और अपनी उस विफलता को बचाव करने के लिए पीएनडीटी एक्ट में डॉक्टरों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो किया जा रहा है। अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं। अब जब अपनी व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था को और चरमराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं, पूरा ईमानदारी के साथ। देखिए सब लोग सहमत हैं कि वेंटिलेटर पर है, इसलिए चर्चा ये होनी चाहिए कि इसको कैसे बाहर लेके आए। ठीक है, अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए डागर साहब, आपका आखिरी सुझाव कि आप लोग जो कर रहे थे बहुत बेहतर कर रहे थे, अगर तो इनको और कैसे बेहतर करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं? फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर। जी देखिए अतुल जी, जिस तरह से अभी मलिक साहब ने कहा कि सरकार ने एक अलग से बोर्ड का गठन किया है, ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर बहुत हैं, डॉक्टर्स कुछ बेहतर सुविधाएं उनको देके, जो रूरल एरियाज हैं कुछ भी उनको रहने की व्यवस्था हो या और भी एजुकेशन की व्यवस्था हो, उनकी होनी चाहिए। और इस जो बहुत लंबा पीरियड 15 महीने हो गए, उसमें कम से कम अब तक बहुत कई हजार डॉक्टर्स इनको भर्ती करने चाहिए। तो ठीक है, अरविंद भारद्वाज फाइनल कमेंट आपका। जो सुझाव दे रहे हैं डागर साहब, क्या इन लोगों ने इसको माना था, खुद किया था? अतुल जी ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं सिर्फ आज की हैं, ये पिछले 10 साल की सरकार में भी रही थी। आज तो सुझाव देना आसान, परंतु उनका समाधान 10 साल। अरविंद जी मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं देखिए, आप गलत नहीं, आप बार 10 साल पीछे क्या था सर, वेंटिलेटर पे ऐसे नहीं कहना, इससे बार याद आता है। ठीक है, ठीक है अरविंद। तो ये समस्याएं पहले भी थी, परंतु एक इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। और जिस तरह से विज साहब स्वास्थ्य मंत्री बने थे और जिस तरह की बातें उन्होंने करी थी, तो सबको एक उम्मीद भी जागी थी कि शायद कुछ बेहतर होगा। बेहतर 1.25 साल गुजरने के बाद भी आज भी सिर्फ घोषणाएं हैं, आज भी बातें हैं। तो ये एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय और छोटी सी बहुत संक्षेप में से, बहुत संक्षेप में कि जिस तरह से डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, उन सबको पहले पूरा किया जाए, बजाय घोषणा करने के कि हम हर जिले में एक। यही बात पंकज वत्स भी कह रहे थे कि जो पहले की चीजें हैं उनको दुरुस्त कर लें। रमन मलिक जी, सर मेरे पास वक्त नहीं है, माफ करिए। नहीं बिल्कुल नहीं सर, रमन जी सर मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बाध्यता है सर, माफ करिए सर। अगर रमन जी आज यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये वायदा करने के वो विज साहब को मना लेंगे, हरियाणा सरकार को। ठीक है, रमन मलिक फाइनल कमेंट आप कर दीजिए बहुत संक्षेप में। डॉक्टर पंकज माफी चाहूंगा, रमन मलिक फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर, बाध्यता है। आज के हिसाब से भी यहाँ पे अंदाजन जो टेक अवे पर डॉक्टर की है वो 65,000 के करीब जाके पड़ जाती है। ठीक है, 1 मिनट सर प्लीज बहुत संक्षेप में
मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री लगे हुए हैं और जहां तक आपका कई सजेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत जाके मिलके 2 चीजों की डिमांड करने वाला हूं। एक तो जितना हो सके प्रायोरिटी पे जो रिक्वायर्ड है आज की डेट में जो है उसको रैशनलाइज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रमन मलिक जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा सभी मेहमानों का। सर नहीं है, वक्त नहीं है। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं है सर। यहां पर ये सबसे अहम बात कही है रमन मलिक ने और हमें इसी की उम्मीद है। वेंटिलेटर पर है, हम सब इससे सहमत हैं और वेंटिलेटर से इसको निकालने के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बड़ी बहस यहां पर जो हम लगातार करते आए, हमारे एपिसोड पर हम चर्चा करते रहे, इसमें साफ है कि दरअसल व्यवस्था सुधारना होगा, तेजी से प्रयास की आवश्यकता है। नमस्कार। बड़े डॉक्टर तो इसमें है ही नहीं, 2 साल से 4th क्लास से ही काम चला रहे हैं।